तो दोस्तों इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारा फाइल थोड़ा बड़ा हो तो उस पे पाइथन कैसे काम करता है। तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा, हम लोग फाइल को ओपन करेंगे, उस पर ऑपरेशन करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। बट यहाँ पे असली लॉजिक ये आएगा कि आप ऑपरेशन कैसे करेंगे और आपको क्या क्या ऑपरेशन करना है, ये क्वेश्चन डिपेंडेंट होगा। तो सर ने काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपके लेक्चर में एक कॉन्टैक्ट सर्च का। तो अगर आप उस पर काम करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है मेरा फाइल, तो ये है मेरा फाइल, इसमें सारे फोन नंबर्स हैं। मैंने कंट्री कोड हटा दिया है जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो हमें ये पर्टिकुलर नंबर इसमें है या नहीं है ये सर्च करना है। सबसे पहले हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं फाइल हैंडलर की मदद से। उसके बाद हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं फ्लैग, जो कि 0 है। आप जानते ही होंगे ठीक है इसमें कि ये ट्रैक रखने के लिए है किसी चीज को। स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं 0। उसके बाद लाइन नंबर ले रहे हैं 0। ये ऑप्शनल है, ये बस ये बताने के लिए कि किस लाइन पे वो चीज फाइंड हुआ है और हम लोग वो बाद में चेक भी करेंगे। उसके बाद डाल रहे हैं इफ s इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो अगर आप ऐसे नॉर्मल इसको छोड़ देते तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग मांग लेता और हम लोग को वो नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 0 डाल दिया। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे s इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पहला लाइन रीड करेगा और उसको f में स्टोर कर देगा और लाइन को इंक्रीमेंट कर देगा। पहला लाइन जो है ये देख लिया हूं, अब आगे जाऊंगा। उसके बाद इफ s इज नॉट इक्वल टू, तो हो सकता है हमारा पहला लाइन ही एम्प्टी हो जाए, तो उस केस में ये चीज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट अगर ये चीज जो है ट्रू है, यानी कि s नॉन एम्प्टी है, यानी पहला यहाँ पे कुछ नंबर है, और तब ये चीज ट्रू हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसके अंदर जाएंगे। तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। तो मैं पहले ही बता दूं ये कंप्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, बट चूंकि मैं वैल्यू को एज एन इंटीजर प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरा जो नंबर होगा वो स्ट्रिंग ही रहे। उसके बाद इफ n इज इक्वल टू ये वाला जो पर्टिकुलर नंबर है। अब ध्यान रखिए इफ के अंदर क्या होता है, सारा का सारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो अगर वो रन करते 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 किसी तरीके से इस नंबर पे पहुंच जाता है और चूंकि उसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है और उसे वो फाइंड कर लेता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको जस्ट प्रिंट करेंगे नंबर फाउंड एट लाइन नंबर। तो ये लाइन नंबर बस ट्रैक रखने के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और कुछ नहीं। और अगर आप इससे फेमिलियर नहीं है तो इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसमें आप स्ट्रिंग के अंदर इन कर्ली ब्रेसेस की मदद से आप वेरिएबल्स को पास ऑन करके उसके वैल्यूज ले सकते हैं, लाइक यू आर राइटिंग नॉर्मल इंग्लिश। और अगर आपको मिल गया तब आपको फर्दर तो काम करने की जरूरत है नहीं, तो फ्लैग का वैल्यू कर देंगे हम लोग 1। यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 हो गया। और हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, यानी कि इसके बाद हम लोग को फर्दर चेक नहीं करना है। हम लोग और उसके कॉपीज को नहीं ढूंढने वाले, हम लोग सिर्फ यूनिक फोन नंबर्स ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अगर मान लीजिए इसमें से एक भी नंबर आपको वैसा नहीं मिलता तो फ्लैग का वैल्यू कभी 1 होगा नहीं, इसलिए फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर आपको प्रिंट क्या करना पड़ेगा, सॉरी नॉट फाउंड। तो अगर एनालॉजी लेना है तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जो phone.txt है उसकी जगह आप एक लिस्ट ले लीजिए और लिस्ट पे कैसे ऑपरेशन कर देते हैं वही ऑपरेशन आपको यहाँ करना है। बस यहाँ पे अंतर ये है कि ये जो फोन नंबर है किसी फाइल में है और वहां से आपको इसको लेना है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या हम लोग को ये नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे फोन नंबर .txt को साइड में खोल लेना चाहता हूँ ताकि हम लोग भी अपना सर्च रन कर सकें। तो अगर आप देखिएगा तो फाउंड नंबर एट लाइन 22, तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है यही नंबर है क्या हम लोगों का, ये वाला देखें जरा, ऑब्वियसली हमारा यही नंबर है, तो हमने फाउंड कर लिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गलती कर दिया किसी वजह से, यहाँ पे मैंने 7 डाल दिया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं नो नॉट फाउंड, सॉरी। इसका मतलब आपके पास ये फोन नंबर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बट मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा चीज चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि इसको ऐसा बनाइए कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल हो वो यूजर इनपुटेड हो, और ऑन द अदर हैंड आप phone.txt या जो भी आप फाइल बना रहे हैं उसमें एक अपना नंबर डाल दीजिए और चेक कीजिए कि क्या ये पाइथन ढूंढ पा रहा है। तो इसी के साथ हमारा बिग फाइल हैंडलिंग का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो ओपीपी के वीडियोस के लिए बने रहिए, उसमें मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसी बीच अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरे पाइथन का प्लेलिस्ट मैंने टैग कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है, आप वहां जाके भी उसको देख सकते हैं। तो अच्छा लगे तो प्लीज उसे शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ। और अब हम लोग चलते हैं बिग फाइल हैंडलिंग की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वेरी बिग फाइल हैंडलिंग की तरफ। ये है अगर आपका फाइल जीबी
एंड हंड्रेड्स ऑफ जीबीज में अगर फाइल है तो आप कैसे उस पर काम करेंगे। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होगा कि आप पूरे के पूरे फाइल को एक साथ रीड कर लीजिए। आपको पार्ट बाय पार्ट में रीड करना आना चाहिए और उस पर काम करना आना चाहिए। सर ने काफी अच्छा एग्जाम्पल समझाया है सीजर साइफर का। अगर आपने सीजर साइफर के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, मैं लिंक टॉप पे दे दे रहा हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने सीटी में भी इसे काफी अच्छे तरीके से समझाया। ऑब्वियसली उसका इंप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा कंपेयर टू पाइथन, बट आपको एक काफी अच्छा नॉलेज उससे मिल सकता है, तो प्लीज उसको जाके देखिए। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ऑफन टाइम्स फाइल्स आर बिग इन साइज, सो इन ऑर्डर टू वर्क इट्स बेटर नॉट टू लोड देम इनटू द मेमोरी रादर इनटू चंक्स एंड प्रोसेस देम लाइन बाय लाइन यूजिंग रीड लाइन फंक्शन। तो सबसे पहले चीज तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, हम लोगों ने साइफर कैसे किया। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी यूज करेंगे हम लोग। तो हमने इंपोर्ट स्ट्रिंग कर लिया, फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, क्रिएट सीजर डिक। और इसका रीजन ये है कि हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। और इस डिक्शनरी का क्या खासियत है, इस डिक्शनरी का खासियत ये है कि अगर आपका लेटर यहाँ पे ए है तो ये मैप हो जाएगा आपका 3 डिजिट बाद, यानी BCD। अगर आप ये देखिएगा तो string.asci.lower केस लेटर जो है फंक्शन है जो आपको लोअर केस लेटर्स प्रोवाइड कर देगा ए से लेकर के जेड तक का, और वो आप किस में स्टोर कर रहे हैं, एल में। अब एल जो है वो एक लिस्ट हो तो काफी अच्छा होगा हमारे काम करने के लिए, इसलिए हमने उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट ऑफ एल कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो ये अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या है तो प्लीज मेरे डेटा टाइप्स वाले लेक्चर को देखिए, उसमें ये काफी अच्छे से समझाया गया है। फिर डी एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम लोग लिस्ट के रेंज पे आइट्रेट कर रहे हैं। मतलब ध्यान रखिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग करना है तो आपको रेंज फंक्शन यूज करना पड़ेगा ताकि आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो सके। यहाँ पे हम लोग जानबूझ के इंडेक्सिंग वाला तरीका यूज कर रहे हैं ताकि उस पर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो हम लोग लेंथ ऑफ एल तक जो भी आपका है, तो ए से लेकर जेड तक आपका 26 लेटर्स होता है, तो 26 लेटर्स ये सारे के सारे कैरी करेगा। और फिर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट ध्यान रखिए ये डी क्या आपका डिक्शनरी है, और एल ऑफ आई क्या है, एल ऑफ आई वो वैल्यू है पर्टिकुलर इंडेक्स का, यानी जैसे अगर 0 पे है तो मेरा ए आएगा, तो एल ऑफ ए। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है ये डिक्शनरी की क्रिएट करने के लिए होता है ना, वो पार्ट है यहाँ पे। और हम लोगों को क्या करना है, फिर लिस्ट के अंदर जाना है और उस पर्टिकुलर इंडेक्स से 3 यूनिट लेटर्स को शिफ्ट कर देना है और उसको मॉड्यूलर 26 करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं मॉड्यूलर 26 को करना है तो जरा सोच के देखिए, अगर आपका जेड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको उसको रोटेट करवाना पड़ेगा ए पे, तो वो आप कैसे करवाइएगा, तो वो आप इसके थ्रू करवाइएगा ऑब्वियसली, तो आप वही कर रहे हैं। और फाइनली आपको डी रिटर्न कर देना है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको फंक्शन के तौर पर बनाइए, बट फंक्शन कोड को मॉड्यूलराइज करने में हेल्प करता है, इसलिए हमने किया। यहाँ पे जैसे उसे कॉल कर दिया है फंक्शन कॉल, और उसे मैंने डी में स्टोर कर दिया, और अब आप देखेंगे कि डी में क्या स्टोर हो रहा है। तो इसे मैं रन कर दे रहा हूं, और अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ए का मैप हो गया डी पे, बी का ई, मतलब 3 यूनिट शिफ्ट। अब देखिए जेड का सी पे हो गया ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका लेटर इधर बढ़ रहा है उधर घट रहा है, लेकिन ये मॉड्यूलर 26 करने की वजह से आपका वापस से रोटेट हो जा रहा है। और आपका रोटेशन अगर आप क्लियरली देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं, वी से एक्स वाई जेड। अगर 5 डिजिट आप कीजिएगा तो y आ जाएगा, लेकिन x से अगर आप 5 डिजिट कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, x y z ही है, लेकिन उसके बाद क्या आता है a, तो आपको वो 5 डिजिट तक मैप कर देगा। तो ये बताने का रीजन ये है क्योंकि हम लोग ये चीज को यूज करने वाले हैं अपने सीजर साइफर में। अब क्या है कि हमने सेम चीज किया जो ऊपर किया है, बट यहाँ पे बस उसका एक छोटा सा पोर्शन हमने ऊपर देखा। अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फाइल बनाए हुए हैं file.txt के नाम से, और इसमें कुछ डेटा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी डेटा को लेंगे और इस पर्टिकुलर फंक्शन की मदद से, जो कि एक डिक्शनरी क्रिएट करेगा, हम लोग उसे मैप करेंगे नेक्स्ट 3 डिजिट लेटर्स से। आप चाहें तो इसको 5 डिजिट लेटर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे चेंज करके, और फिर जो उसके बाद नया क्रिएटेड फाइल होगा हमारा, उसमें राइट करके एक नया एन्क्रिप्टेड फाइल .txt क्रिएट करेंगे। तो अगर आप देखिएगा तो वही सीजर डिक्ट है। तो यहाँ पे हमने जो उसे कॉल किया, अब देखिए कैरेक्टर f.read, इसका मतलब क्या है, ये एक कैरेक्टर रीड कर रहा है क्योंकि हम लोग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाना है। तो मैंने ऑलरेडी ऊपर वाले पार्ट में बताया था कि कैरेक्टर हम लोग रीड मेथड की मदद से करते हैं और इसमें पास करते हैं जितने भी वैल्यूज हमको रीड करने हैं। तो यहाँ पे हमें 1 वैल्यूज ही रीड करना है, इसलिए हमने 1 पास किया। वाइल कैरेक्टर इज नॉट नन, इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर एम्प्टी नहीं है। w.write d of 4। अब एक सवाल उठता है कि ये 4 क्यों,
क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी वर्ड लीजिएगा, पर्टिकुलरली चेयर ही ले लेते हैं, तो डी ऑफ जीरो जो हमारा आता है सबसे पहला जो आएगा तो डी ऑफ सी आएगा। डी ऑफ सी किसी पे मैप है ना, तो हम लोग जस्ट उसे राइट करना चाहते हैं तो हमने राइट कर दिया यहाँ पे जस्ट। तो आप देख सकते हैं एक एक लाइन करके हम लोग यहाँ राइट कर रहे हैं और फिर हम लोग कैरेक्टर को एक यूनिट मूव कर रहे हैं एफ डॉट रीड की मदद से। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज इसको कोड कीजिएगा, तब जाके आपको काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और फाइनली आप उस फाइल को क्लोज करेंगे और फिर w.close। तो आप एक सवाल पूछ रहे होंगे कि यहाँ ये क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को रीड ही करना है, इस पे हम लोग को राइट नहीं करना है। हम लोग इस फाइल से रीड कर रहे हैं और इस फाइल में राइट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको रीड मोड में ओपन कर दिए और इसको हम लोग राइट मोड में ओपन कर दिए। तो राइट की वजह से मैं w लिखा हूं और रीड की मदद से फाइल हैंडलर को f डाला हूं। तो अब अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो देखते हैं कि कुछ हम लोग को मिलता है क्या। तो मैं आपको दो फाइल दिखाता हूं जो हमारे पास ऑलरेडी file.txt था। ये है मेरा file.txt फाइल, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक encrypted.txt फाइल भी है। तो अब अगर आप देखें इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड, तो p के बाद जो 3 डिजिट लेटर है वो s आता है, y के बाद 3 डिजिट लेटर b आता है और t के बाद w आता है। तो ये 3 यूनिट शिफ्ट हो गया है। आपके ओपीपी टास्क के लिए आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो इस इनक्रिप्टेड फाइल को रीड करे और एक नया फाइल 2.txt क्रिएट करे यहाँ पे, जो कि वापस से सारे यूनिट लेटर्स को शिफ्ट करके ओरिजिनल पे ले आए। मतलब एक तरीके का डिक्रिप्टर आपको बनाना है। हमने इनक्रिप्टर बनाया, आपको डिक्रिप्टर बनाना होगा। जेनेटिक सीक्वेंस, जेनेटिक सीक्वेंस काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर मेरी मानिए तो, क्योंकि ये आपको फॉरेंसिक और ये सब में काफी यूज होता है। इसमें बस आपको ये बताना है कि अगर कोई प्रोग्रामेटिक सीक्वेंस है जो कि इस टाइप का डीएनए सीक्वेंस होगा, अगर वो पर्टिकुलर जेनेटिक.txt के अंदर, तो आपको बताना है कि वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि ये हम लोग कैसे करेंगे। तो मैंने एक सिंपल सा जेनेटिक सीक्वेंस क्रिएट किया। मान लेते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया प्रॉप सीक्वेंस। उसके बाद मैंने फाइल ओपन किया है, ओपन genetic.txt इन रीड मोड, आर मतलब रीड मोड। उसके बाद सीक्वेंस इज इक्वल टू f.read। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये empty है, इसका मतलब ये सारी चीजों को रीड करेगा। तो सीक्वेंस सारे के सारे वैल्यूज को रखेगा अपने पास और जस्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इन ऑपरेटर यूज करना है और चेक करना है कि पर्टिकुलरली वो सीक्वेंस अवेलेबल है या नहीं है। तो ये देखते हैं कि सीक्वेंस अवेलेबल है कि नहीं। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस अवेलेबल है, बट ये वेरीफाई कैसे करें कि ये सही है। तो इसको कॉपी कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ genetic.txt कितना बड़ा फाइल है। देखते हैं कि ये है कि नहीं। ये देखिए 68 जगह पे ये सीक्वेंस मिल रहा है। अगेन अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कोड कीजिए, तभी आपसे होगा। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अगर बोलूं कि आप कोड नहीं कर सकते। आपको सब कोड करके देखना है, समझना है। मेरा काम आपको समझाना है, बट लॉजिक डेवलपमेंट तो पाइथन में आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ कि कैसे आपको करना है। ओपीपी टास्क जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। आपको ये जो जेनेटिक सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा, इसको यूजर इनपुट बना। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कैरेक्टर या वाइट स्पेसेस हटा देने हैं। मतलब हो सकता है ना कि यूजर इसको इस तरीके से नहीं लिख करके इस तरीके से लिख दे, तो ऐसा रहे तो आपको स्ट्रिंग मेथड्स की मदद से वाइट स्पेसेस हटा देने हैं। और फाइनली आपको आउटपुट को डिस्प्ले करना है इस तरीके के डिक्शनरी में, जिसमें सीक्वेंस क्या है, जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है वो, फाउंड ट्रू और फॉल्स जो आउटपुट आपका आ रहा है वो, और लाइन नंबर किस लाइन पे ये फाइंड हुआ है ये। और अगर मान लीजिए कि आपको ये सारी चीजों में बहुत इजी लग रहा है तो एक काम कीजिए, ये जो डिक्शनरी है ना, इसे आपको फाइल में राइट करना है और उसे result.txt में लोड कर देना है। और इसका आप कोड मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कुछ भी गलती होगी तो हम लोग देखेंगे। अब कुछ लोगों का एक डाउट होगा कि आप भैया पैंडास क्यों नहीं बता रहे। तो देखिए मैं आपको पैंडास बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और काफी डिमांड रही तो मैं बता दूंगा। लेकिन ओपीपी में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। मैं आपको अपने रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ। एक मुझे सीएसवी फाइल रीड करना था, मैं सोचा पैंडास से रीड कर लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ये ओपीपी 2 की बात है। मैं उसे 3 बार ट्राई किया, तीनों बार मेरे को ये बोले कि शॉर्टकट नॉट अलाउड, पैंडास नॉट अलाउड, ऐसे करके। मे बी आप लोगों के लिए चेंज हो जाए, बट इससे आप कुछ सीखेंगे नहीं, क्योंकि आपको बना बनाया खाना मिल रहा है और आप यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखने आए हैं। तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए और हमारी ओपीपी सीरीज नेक्स्ट शुरू होने वाली है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।